Hello students, welcome to all about civil. डिफरेंट काइंड ऑफ सीमेंट एज पर IAS कोड हम डिस्कस कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंक्रीट के अंदर। तो हम सीमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो 2 या 3 टाइप के सीमेंट हमारे पास बचे हैं, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रैपिड हार्डनिंग और हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्विक सेटिंग सीमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट, फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसके बाद लो हीट सीमेंट, कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है और क्या क्या इनका कंपोजिशन होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बाद वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, फिर कलर्ड सीमेंट और फिर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। मैसनरी सीमेंट हमने लास्ट डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में, इट कंपेयर्स फेवरेबली विद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन स्ट्रेंथ एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट गिव्स लेसर हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इस सीमेंट में अगर हम इसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा बेटर है स्ट्रेंथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। तो हमें मेन क्या चाहिए होता है, हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हम मैनेज कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सुपर सल्फेटेड सीमेंट बेहतर होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से, बस एक हीट इसमें कम आती है। इट इज़ केमिकली रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ सल्फेट्स, जो सल्फेट का अटैक है सुपर सल्फेटेड सीमेंट उसको रोकता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मेराइन वर्क्स, तो मेराइन वर्क्स यानी कि जितने भी वाटर रिलेटेड, सी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो हम उसमें इसको यूज़ कर लेते हैं। मास कंक्रीट वर्क्स टू रेजिस्ट अटैक ऑफ एग्रेसिव वाटर्स, तो या तो मराइन वर्क्स यानी कि पानी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, या फिर मास कंक्रीट। मास कंक्रीट वर्क क्या इसका मतलब होता है जहाँ पर हमें बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, तो हम उसको बोलते हैं मास कंक्रीट। तो मास कंक्रीट वर्क में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे वाटर का जो अटैक होता है, यानी कि वाटर का जो एग्रेसिव अटैक, काफ़ी तेज़ वाला अटैक होता है, वो रेजिस्ट कर लेता है ये। और इसको हम रेनफोर्स्ड पाइप्स में यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर के लिए जो रेनफोर्स्ड पाइप होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन इन सल्फेट बोरिंग सॉइल्स, तो अगर कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है हमें जिस सॉइल के अंदर सल्फेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इन केमिकल वर्क्स एक्सपोज्ड टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट्स, अब जो ऐसे केमिकल वर्क हैं जहाँ पर सल्फेट का कंसंट्रेशन यानी कि सल्फेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और वील सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स और वीक सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड्स, यानी कि मिनरल एसिड के जो वीक सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पर भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। अंडर साइड ऑफ ब्रिजेस, ब्रिजेस का जो नीचे वाला पोर्शन है। ओवर रेलवेज एंड कॉन्क्रीट सीवर्स कैरिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवर वेस्ट को लेके जाने वाले सीवर्स होते हैं, तो उन सीवर्स को भी हम इसमें इस सीमेंट से कवर कर सकते हैं, यानी कि सीमेंट का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट यूज फॉर यूज इन ट्रॉपिकल कंडीशंस वेयर टेम्परेचर इज़ बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बेस्ट यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे अच्छा यूज़ इसका हमें देखने के लिए मिलता है ट्रॉपिकल कंडीशंस में। ट्रॉपिकल कंडीशंस वो कंट्रीज होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से कम ही रहता है। इट्स इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ नॉट लेस देन 30 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर्स। तो इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि शुरुआत में जब सीमेंट जमना शुरू होता है तो इसका टाइम लगभग 30 मिनट होता है, 30 मिनट से कम नहीं होता।
और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। 10 घंटे के बाद ये प्रॉपरली हार्ड होने लगता है। फॉर डिटेल रेफर टू IS 6909-1973। तो अगर हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की डिटेल देखनी होती है कि कहाँ पर इसका यूज़ है, क्या क्या हम इसमें कंस्ट्रक्शन के दौरान इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर इसका किस कंडीशन में कैसा यूज़ करना है, तो वो सब इसकी डिटेल्स 6909-1973 कोड के अंदर दे रखी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1:3 mixed cubes made with this cement and standard cement shall be। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1/3 मिक्स यानी कि 1 पोर्शन तो इसका सैंड है जो हमने सल्फेट रेजिस्टिंग सैंड लिया है, और 3 पोर्शन इसमें सैंड है। तो इस सीमेंट का हम मिक्सर बनाते हैं और इससे क्यूब्स बना लेते हैं। तो क्यूब्स को जब हम टेस्ट करते हैं तो आफ्टर 72 ± 1 आवर ये कितना होता है, 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम स्ट्रेंथ ये नहीं देता है, इससे ज़्यादा ही स्ट्रेंथ देता है। फिर उसके बाद अगर हम 161 ± 2 आवर्स में देखें तो ये 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ देता है। कोड के बारे में हमने पढ़ ही लिया है कि 6909-1973 में 1973 में इसको रिलीज़ किया गया था, और इस कोड में इसकी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं। तो आप इसको यहाँ से सुपर सल्फेटेड सीमेंट को आप रीड कर लो। स्ट्रेंथ्स इसमें इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक, फोबिया होता है डर, और हाइड्रो का मीनिंग होता है पानी, तो पानी से जिस सीमेंट को डर लग रहा है तो हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट हम उसको बोलते हैं। तो इट डज नॉट डिटोरिएट वेरी लिटिल ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक पानी वाली कंडीशंस में इसको रखें तो ये ख़राब नहीं होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस, अब अनफेवरेबल का मतलब है इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब सीमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी सही नहीं होती है, जब पानी मिल जाता है, क्योंकि पानी मिलते ही हाइड्रेशन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन से पहले अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये ख़राब नहीं होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर with certain hydrophobic agents which impart water repelling properties to a cement by forming a water repellent film around each particle of cement। तो अब हम ये बनाते कैसे हैं सीमेंट को, इस सीमेंट को हम नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर होता है उसमें कुछ हाइड्रोफोबिक एजेंट डाल देते हैं। हाइड्रोफोबिक एजेंट क्या होता है, ऐसे एजेंट्स जो पानी को रिपेल करते हैं, यानी कि पानी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, वो पानी को हटाते हैं अपनी तरफ से, तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एजेंट। तो अब ये हाइड्रोफोबिक एजेंट क्या करते हैं, सीमेंट के हर एक पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं।
सर्कुलर, अगर स्फेयर जैसा छोटा मान लो कि बॉल का पार्टिकल है, तो बॉल के ऊपर अगर हम पूरी कवर कर दें बॉल को, तो इस टाइप से सीमेंट का एक पार्टिकल होता है, तो सीमेंट के पार्टिकल को जब ये हाइड्रोफोबिक एजेंट पूरा कवर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये ऐसा सीमेंट बन गया है कि ये वाटर को रिपेल करेगा, क्योंकि इसने अपने चारों तरफ एक फिल्म, एक बहुत ही बारीक लेयर बना ली है, जिसकी वजह से वाटर इसके पास नहीं आ पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हम मिक्स कैसे बनाते होंगे, इसका पेस्ट कैसे बनाते होंगे। तो पेस्ट कैसे बनाते हैं, अब ये जो फिल्म बनी है ये टूट भी जाती है। ये कब टूट जाती है, कब ब्रेक होती है, जब हम पार्टिकल्स को एक दूसरे से टकरा देते हैं, यानी कि बहुत तेज़ तेज़ जब हम मिक्स करेंगे तो ये पार्टिकल की जो फिल्म है, लेयर बनी है, ये टूट जाती है। द फिल्म इज़ ब्रोकन बाय स्ट्राइकिंग ऑफ पार्टिकल्स विद ईच अदर ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। जब हम मिक्स कर रहे हैं कॉन्क्रीट बनाने के लिए इसको, तो सब एक दूसरे से टकराएंगे पार्टिकल्स, और हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर ये फिल्म ब्रोक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और मिक्स बन जाता है। द सीमेंट फ्लोट्स ऑन वाटर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स। अब जो सीमेंट है वो पानी के ऊपर आ जाता है 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए तो वो सीमेंट पानी पर फ्लोट कर सकता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस सीमेंट इज द सेम एज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बिल्कुल सेम होती है। बस हम फ़र्क क्या करते हैं, हम इसमें हाइड्रोफोबिक एजेंट मिक्स कर देते हैं जब इसको पीसते हैं, तो उससे उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है हर पार्टिकल के, और जब हम उसको मिक्स करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए तो उस टाइम पर सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये फिल्म टूट जाती है। तो ये है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, और डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है IS 8043 1978 के अंदर, तो इसको आप यहाँ से रीड कर लो। ओके, हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इट स्पेसिफिकली मीट्स द नीड्स ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड वर्क्स। तो स्पेशली इसमें जितने भी स्पेशल काम होते हैं, जैसे कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अब ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें हम पहले से ही स्ट्रेस डाल देते हैं, तो उससे जब लोड पड़ता है तो उसके अंदर बेंडिंग नहीं होती, वो नॉर्मल रह जाता है। तो इस टाइप से जब हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, प्री स्ट्रेसिंग, आप पूरा यूनिट ही पढ़ोगे डिटेल में, तो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट का अगर काम है या फिर कुछ प्री कास्ट कंक्रीट है, तो इन कंडीशन में हम इस सीमेंट का यूज़ करते हैं। वेयर सीमेंट हैविंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मच हाइयर देन दैट ऑफ OPC। अब इन कंडीशंस में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है OPC से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें होती है, और ये इस कोड के अंदर दे रखा है IS 269 1976। दिस सीमेंट इज़ यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट स्लीपर्स। तो स्लीपर्स आपने देखे होंगे, जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो पूरी चीज़ें ऑब्जर्व किया करो कि जैसे ट्रेन का ट्रैक है तो वहाँ पर
कैसे कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या है वहाँ पर, कैसे उनको जोड़ा हुआ है स्लीपर्स को। तो स्लीपर्स वो होते हैं जैसे छोटे छोटे, आपने देखा होगा फट्टे पड़े होते हैं लकड़ी के, तो उनको स्लीपर्स बोलते हैं। तो ये वुड के भी हो सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के भी हो सकते हैं। जैसे अब कंक्रीट के यूज़ होने लग गए हैं, तो जो रेलवे स्लीपर्स बनाता है वो इसी सीमेंट के बनाता है, हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट के। Its initial setting time is not less than 30 minutes and final setting time is not more than 10 hours. तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1/3 मिक्स की अगर हम देखते हैं क्यूब की, तो इसमें 72 ± 1 आवर, तो इसमें 230 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनिमम इतनी स्ट्रेंथ तो हमें मिलेगी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। और आफ्टर 168 ± 2 आवर्स इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी 330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनकी डिटेल्स कौन से कोड में दे रखी है, इस हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट की डिटेल्स हमें दे रखी हैं IS इंडियन स्टैंडर्ड 8112 1976 में। तो आप इसको रीड कर लो, हाई स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स। तो यहाँ हमने सीमेंट के जो अलग अलग टाइप्स हैं वो यहाँ पर सारे पढ़ लिए हैं, IS कोड ने जो भी बता रखे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल आता है कंक्रीट के अंदर, एग्रीगेट्स। जैसे हमने पढ़ा था कि कंक्रीट को बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट्स चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है। तो सीमेंट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है कि सीमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे सीमेंट बनाते हैं और IS कोड के आधार पर कितने टाइप के सीमेंट्स हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि एग्रीगेट्स हम किसको बोलते हैं। तो एग्रीगेट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर मिक्सिंग विद सीमेंट, बिटुमेन, लाइम, जिप्सम और अदर एडेसिव टू फॉर्म कंक्रीट और मोर्टार। तो एग्रीगेट सिंपल एक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि हम यूज़ करते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए। कंक्रीट या मोर्टार बनाने के लिए जितने टाइप के हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, तो उन मटेरियल्स में जैसे सीमेंट है, बिटुमेन है, लाइम है, जिप्सम है, तो वैसे ही एक मटेरियल हमारे पास एग्रीगेट्स भी मौजूद हैं। द एग्रीगेट गिव्स वॉल्यूम, स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू वियर और इरोजन। तो एग्रीगेट वॉल्यूम देता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर लेता है। स्टेबिलिटी, स्टेबल करता है क्योंकि एग्रीगेट में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। रेजिस्टेंस टू वियर और इरोजन, रेजिस्टेंस टू वियर का मतलब है अब उसमें कितनी भी फोर्स लगा लें तो वो ईजिली ख़राब नहीं होता है। एंड अदर डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, और काफ़ी सारी और भी प्रॉपर्टीज़ एग्रीगेट्स कंक्रीट के अंदर देता है। कॉमनली यूज्ड एग्रीगेट्स इंक्लूड सैंड, क्रस्ट और ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, ब्रोकन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, बॉयलर एशेस, बर्न शेल एंड बर्न क्ले। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाला एग्रीगेट के अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर सैंड हम बोल सकते हैं, रेत, क्रस्ट और ब्रोकन स्टोन, तो जो बहुत छोटे छोटे पत्थर टूट जाते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। बॉयलर्स एशेस यानी कि जो क्लिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग देखी थी, तो हमने वहाँ पर क्लिंकर पढ़ा था, यानी कि जो भी चट्टानें होती हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ लेते हैं। इसमें हमने एक वीडियो भी देखी थी जब हम सीमेंट का
मैन्युफैक्चर दिख रहे थे। तो क्लिंकर हमने देखा था छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो छोटे टुकड़े या फिर बर्न्ड शेल या फिर बर्न्ड क्ले, तो ये सब चीज़ें एग्रीगेट के अंदर आती हैं। फाइन एग्रीगेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सैंड, क्रश्ड स्टोन और क्रश्ड स्लैग स्क्रीनिंग्स। तो फाइन एग्रीगेट के अंदर सैंड, रेत, क्रश्ड स्टोन या क्रश्ड स्लैग, ये सब चीज़ें आती हैं। और कोर्स एग्रीगेट के अंदर ग्रेवल, ग्रेवल जैसे आपने बजरी देखी है, तो बजरी के जो एक एक पार्टिकल होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन स्टोन, कोई पत्थर है तो उसका टुकड़े हैं, स्लैग है, और कुछ ऐसे बड़े सब्सटेंसेस हैं, तो हम उनको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं, तो कितने टाइप का होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फाइन एग्रीगेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग थिन कॉन्क्रीट स्लैब। तो फाइन एग्रीगेट को हम यूज़ करते हैं पतला कॉन्क्रीट स्लैब बनाने में और कोई और स्ट्रक्चर मेंबर बनाने में जहाँ पर हमें एकदम स्मूथ सरफेस चाहिए। और कोर्स एग्रीगेट जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम कोर्स एग्रीगेट यानी कि बजरी या फिर जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वहाँ पर उनको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे आप फिगर में देखो, यहाँ पर एग्रीगेट्स बहुत सारे, हमें सैंड दिख रहा है और बजरी दिख रही है फिगर में, तो ये सब एग्रीगेट्स के अंदर आते हैं। तो एग्रीगेट्स आप यहाँ से रीड कर लो कि एग्रीगेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। अब जितने भी टाइप से डिवीज़न हो सकता है, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर या किसी भी प्रॉपर्टी के आधार पर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्रीगेट्स टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।